हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर के मोल कॉन्सेप्ट के एंड पर है। तो अभी मैं आपको एक दो पार्ट जो रह गया वो बताऊंगा और फिर इस शीट के अंदर जो आपके कुछ डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि हाँ जिनमें आपको ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सिल्वर सॉल्ट मेथड बताया था। उस सिल्वर सॉल्ट मेथड के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ऐसे एसिड जो कि सिल्वर AgNO3 के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ऐसे सभी एसिड का हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेनली मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं पहले आपको दे रहा हूं, तो क्वेश्चन नोट करिए। 380 ग्राम सिल्वर salt of a dibasic acid is heated, which gives 270 gram residue. 270 gram residue. Find molecular mass of acid. फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग W1 पता है, W2 पता है, बेसिसिटी पता है, यानी N की वैल्यू आपको पता है। आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने लिखा था AgNA कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर, जहां पर इस N की वैल्यू राइट नाउ कितनी हो जाएगी 2। सिल्वर के जितने मोल्स इधर है, सिल्वर के उतने ही मोल्स इधर है। चाहो तो सिल्वर के रेस्पेक्ट में बैलेंस भी कर सकते हो। हीट अप करने पर ये जो भी एसिड है वो इवोपोरेट हो जाएगा। इसका कितना मास है 380 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 108 इंटू 2 प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। ये टोटल सॉल्ट के मोल्स है, लेकिन हमें किसके मोल्स से मतलब है, सिल्वर के मोल्स, इसीलिए N से मल्टीप्लाई कर दिया। जहां राइट नाउ N की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्ट कितना यहाँ पर बन रहा है सिल्वर कितना बन रहा है 270 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। सॉल्व कर लीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, ये वैल्यू आएगी 88 ग्राम। ये 1/4, इसको मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। लेकिन क्या यही हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, ये एक का मास आया है, A का मॉलिक्यूलर मास आया है। जो एसिड है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, तो एसिड क्या है यहाँ पर, अगर डाइबेसिक एसिड है तो H2A, जबकि ये A का था तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 2 + 88 विच इज 9। क्लोरोप्लेटिनेट मेथड।
क्लोरोप्लेटिनेट मेथड, एग्जैक्टली सारा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया उसी पर बेस्ड, और कुछ नहीं, तो वो वैल्यूज पुट कर दी, ये W1 ये W2 और ये N की वैल्यू पुट की हमने, और कुछ भी नहीं किया। क्लोरोप्लेटिनेट मेथड यूज्ड फॉर लुईस बेस, यूज्ड फॉर लुईस बेस। आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी लुईस बेस ये थोड़ी आपको पता होगी। एसिड बेस जो होते हैं उनको अलग अलग तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, आर्रेनियस एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस, लुईस एसिड बेस। लुईस एसिड बेस अभी बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस हाँ लॉजिक ये होता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो होता है लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। तो यहाँ पर लुईस बेस के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, जैसे NH3 ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये भी एक लुईस बेस है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहे हैं। और एग्जाम्पल एनिलीन C6H5NH2 ये भी लुईस बेस है। और एग्जाम्पल की बात करें तो NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन डाइएमीन, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक है, बट यहाँ पर दो लोन पेयर है, एक इस नाइट्रोजन के पास और एक इस नाइट्रोजन के पास। तो ये लुईस बेस जो होते हैं ये कोई एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। तो इनके लिए टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं एसिडिटी। जैसे बेस एसिड के लिए वर्ड यूज होता है बेसिसिटी, तो बेस के लिए वर्ड यूज होता है एसिडिटी। तो एसिडिटी किसी की 1 हो सकती है, एसिडिटी 2 हो सकती है, एसिडिटी 3 हो सकती है। अगर एक है तो वो एक लोन पेयर दे रहा होगा, दो है तो दो लोन पेयर दे रहा होगा, तीन है तो तीन पेयर लोन पेयर दे रहा होगा। अब यहाँ क्या होता है, नॉर्मली जब एक आर्रेनियस एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, ये आर्रेनियस एसिड या आर्रेनियस बेस, तो इसमें क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अगर ये लुईस बेस है, यहाँ पर ये एसिड है और ये लुईस बेस है, तो अगर एक लुईस बेस यहाँ रिएक्ट करता है तो फिर यहाँ पर वाटर नहीं बनता, केवल सॉल्ट ही बनता है। NH4Cl केवल क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर नहीं बनता है अगर कोई लुईस बेस एसिड आर्रेनियस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। अभी मैं आ रहा हूँ क्लोरोप्लेटिनेट मेथड क्या है, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन थी कि आर्रेनियस एसिड और आर्रेनियस बेस है तो वाटर फॉर्म होगा, लेकिन अगर एक लुईस बेस है यहाँ पर तो फिर यहाँ पर जो सॉल्ट, केवल सॉल्ट बनेगा, वाटर यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। अब इसको हमें कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक इंफॉर्मेशन तो ये याद रखना, दूसरी इंफॉर्मेशन, कोई भी एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं। राइट नाउ ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी एसिडिटी 1 है। वही चीज, इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी एसिडिटी 1 है। लेकिन क्या हमेशा एसिड बेस 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं? नहीं। अगर ये H या लेट्स से H2SO4 H2SO4 प्लस NaOH हुआ तो ये किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे? तो हमें पता है 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, Na2SO4 प्लस H2O, बैलेंसिंग करना होगा, ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2H2 आ जाएगा। तो ये 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होंगे, तो इसकी जो बेसिसिटी है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसकी एसिडिटी से इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो NaOH तो एक OH आयन दे रहा है तो इसकी एसिडिटी 1, तो यहाँ 1 आ गया, इसकी बेसिसिटी 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, BaHOH होल ट्वाइस प्लस H3PO4। अब ये किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3, ये 3H प्लस आयन दे सकता है। इसकी एसिडिटी कितनी है, 2, तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2। प्रोडक्ट आप लिख सकते हो Ba3 प्लस 3H2। थ्री नहीं, आई थिंक 6H2। ठीक है,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एसिडिटी और बेसिसिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब यहां पर हम आते हैं H2PtCl6, इसे बोला जाता है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ये एक डाई बेसिक एसिड है जिसकी बेसिसिटी कितनी है 2। ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन दे सकता है, जैसे H2SO4 है उसी तरह से ये भी है। अब अगर ये रिएक्ट कर रहा है, जैसे अब यहां पर इसकी मैं बात करूं, अमोनिया के साथ अगर इसकी रिएक्शन हो रही है, अमोनिया क्या है, लुईस बेस है, लुईस बेस है, तो अब यहां पर ये किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी एसिडिटी 1 और इसकी 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, यहां पर क्या आ जाएगा 1, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं NH3 होल ट्वाइस H2PtCl6, सॉल्ट बन रहा है, कोई वाटर नहीं बन रहा है। तो ये तरीकावार रिएक्शन लिखने का, अगर H2PtCl6 के साथ आप रिएक्शन लिख रहे हो, वाटर यहाँ नहीं बन रहा है, जबकि ये सब RNase एसिड बेस थे, तो क्या बन रहा था, वाटर भी बन रहा था। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बेस को जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर बेस की यहाँ पर मैं लिखूंगा एसिडिटी, राइट, अगर एसिडिटी 1 है, ये B प्लस H2PtCl6, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर इसकी बेसिसिटी 1 है तो यहां पर इसकी 2, इसकी 1, तो 2:1 के रेशियो में, तो B2H2PtCl6। लेकिन अगर यहां पर इसकी एसिडिटी 2 हो गई, तो अब ये किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 2 से, तो 2:2 यानी 1:1 के रेशियो में ये रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर फॉर्मेट सेम रहे, इसीलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर ये हो गया B2H2PtCl6 होल ट्वाइस। इसको आप 1 भी कर सकते हो, लेकिन सेम फॉर्मेट रहे, इसीलिए मैं यहां पर भी B2 लिख रहा हूं, यहां 1 यहां 2। अगर इसकी बेसिसिटी 3 हुई, तो अब यहां पर ये तो फिक्स है, हमेशा यहां 2 आएगा, क्योंकि इसकी बेसिसिटी हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहां पर तो हमेशा 2 आएगा, लेकिन इसकी एसिडिटी चेंज हो रही है, तो ये 3 एसिडिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3H2PtCl6। अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, B2H2PtCl6 होल थ्राइस, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ये फिक्स है क्योंकि इसकी बेसिसिटी फिक्स है। अब अगर मान लेते हैं इसकी एसिडिटी n है, तो यहाँ पर तो 2 भी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा NH2PtCl6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा B2H2PtCl6n। ये क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट है, दिस इज नोन एज क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट। क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट, ये उसका जनरल फॉर्मूला है, B2H2PtCl6 होल n, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। देखिए लास्ट क्लास के अंदर जब हमने सिल्वर सॉल्ट वाला डिस्कशन किया था, तो उसके अंदर जनरल फॉर्मूला लिखना बड़ा आसान था, कुछ नहीं था, HNA था, HNA में से H हटा दिया और इसको क्या लिख दिया, AgNA लिख दिया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर मुश्किल होती, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। तो ये है क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट, और इसकी भी मैं आपको, अगर इसकी जो पर्टिकुलरली इसको हम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए हम इसको यहाँ यूज करें वो यही है कि ये भी जब किसी लुईस बेस के साथ रिएक्ट करता है H2PtCl6, तो लुईस बेस के साथ रिएक्ट करके ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो हम, जिसके लिए इस पर्टिकुलर एसिड को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, कोई भी लुईस बेस है जिसका हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, उसके साथ पहले एक्सेस अमाउंट में क्या मिला दो, H2PtCl6, वो H2PtCl6 बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ये सॉल्ट जो है क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। इसको फिल्टर आउट करो, प्रेसिपिटेट को अलग कर लो और इसका मास मेजर कर लो। तो अब हमारे पास B2H2PtCl6 होल n, इसका मास पता है कितना, W1 ग्राम। और इसको भी जब आप हीटअप करते हो, इसको भी जब हम हीटअप करते हैं
तो बाकी सब इवोपोरेट हो जाता है, केवल क्या बचता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम इवोपोरेट नहीं होता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर पर हीट अप करने पर केवल प्लेटिनम रह जाएगा। तो इसका मास हम वापस से मेजर कर सकते हैं कि रिमेनिंग मास कितना है, यानी प्लेटिनम का मास कितना है। तो W1 ग्राम लिया था, रह कितना गया हीट अप करने के बाद, W2 ग्राम प्लेटिनम इवोपोरेट नहीं हुआ है। आप दोनों तरफ प्लेटिनम को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, प्लेटिनम के मोल्स को बराबर कर दो। वो कैसे करेंगे, तो डिवाइडेड बाय ये W1 ग्राम है, इसका मोलिकुलर मास, तो इसका तो मोलिकुलर मास हमें निकालना ही है, 2B प्लस H2PtCl6। प्लेटिनम का एटॉमिक मास होता है 195, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका टोटल मोलिकुलर मास निकालोगे तो ये आ जाएगा 410N, 410N। लेकिन ये सॉल्ट के मोल्स है, प्लेटिनम के मोल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, N से, तो ये प्लेटिनम के मोल्स, इस तरफ भी प्लेटिनम के मोल्स, तो इतने ही होने चाहिए, W2 ग्राम डिवाइडेड बाय 195। फिर से कह सकता हूँ W1 पता होगा, W2 पता होगा, N पता होगा, तो हम किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, B के लिए। और यहां पर एक चीज मैं बता दूं, यहां से जो ये आंसर आएगा ये मोलिकुलर मास ऑफ बी है, और बी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें आपको कुछ अब H प्लस ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो ये मोलिकुलर मास ऑफ बी है यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। जबकि एसिड वाले, सिल्वर सॉल्ट वाले केस में हमें पहले H प्लस का मास और ऐड करना पड़ रहा था, यहां पर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आप N पुट कर सकते हो, स्टैंडर्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसी सिल्वर सॉल्ट प्लेटिनम भी होगा। हाँ, ये थॉट आपको हर जगह यूज करना है, हर जगह इसी तरह से सोचना। अगर मान लो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ, सिल्वर की जगह हो सकता है गोल्ड आ जाए या कोई और मेटल हो जाए, तो आपको थॉट यही यूज करना होगा कि हाँ इस तरह से कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, हीटअप करने पर मेटल रह जाता होगा, बाकी सब कुछ इवोपोरेट हो रहा होगा, हमें उस मेटल के मोल्स को क्या करना है, इक्वेट करना है, प्लेटिनम के मोल्स इक्वल इनिशियली और फाइनली इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखे इसी पर। राइट नाउ ऑब्वियसली जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो बहुत आसान सा लगेगा, क्योंकि सामने सामने देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपको एक तरह से कह सकते हो कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो लिखिए, तो आई थिंक कुछ करना नहीं, 94 डिवाइडेड बाय 2b प्लस 410 इंटू टू इक्वल्स टू 39 अपॉन, मिस्टेक कहाँ होती है वो बता दूं, जल्दबाजी में इस n से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, b के लिए सॉल्व कर दो, ये b की वैल्यू आ जाएगी 60।
ठीक है, तो शीट में एक क्वेश्चन है S1 के अंदर, इसी पर बेस, तो वो आप कर सकते हो, बट फिर भी मैं कहूंगा बी प्रैक्टिकल। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में हमेशा प्लेटिनम ये यही थॉट समझ में आना चाहिए, प्रोसेस जो है वो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, यानी सॉल्व करना होता है। तो एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, क्वेश्चन को उस तरह से सोचो जिससे वो सॉल्व हो। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर शायद ऐसा लगता है सर ये तो मुझे नहीं पता है, या ये आप कोशिश करो क्वेश्चन को, एक तो सिंपल सा ऑप्शन है छोड़ दो, नहीं सॉल्व करो, ठीक है, वो तो है ही हमेशा आपके पास। और एक ये है कि मैं कोई ना कोई आंसर उसका निकालूं, यानी आप इस तरह से सोचो जिससे हम आंसर निकाल सकें। यानी स्टेप्स ऐसी होनी चाहिए कि सर मैंने ये थॉट लगाया जिससे मेरा ये आंसर आया है, तो वो अप्रोच वो होनी चाहिए कि मुझे सॉल्व तो करना ही है, चाहे वो आंसर गलत होगा सही होगा वो एक अलग बात है, वो बाद में सोचेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेट्स ट्राई इट, कि हाँ सर आपने जैसा कहा था मैंने उस वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे सोचा जैसा आपने वहां बताया था और मैंने इसको इससे सॉल्व कर दिया, देखते हैं। अगर आप करोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, आपको गलतियां समझ में आएगी कि उस थॉट को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, राइट। तो ये हमें ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जेई का एग्जाम है, देखो जेई में एग्जामिनर पता है क्या करता है, उसे पता है कि हाँ एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन करता आया है, उसे पता होता है, वो उसी में से कुछ उसमें से कुछ ऐसा चेंज करेगा जिससे आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा, वो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा कहीं चेंज करना पड़ेगा। आप सोचो कि एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आए, इसके चांसेस बहुत कम है। आते हैं, ऐसा नहीं पेपर में नहीं आते, हमारा काम ही है कि हम आपको क्या करते हैं कि हर मोस्टली सभी वेराइटीज के क्वेश्चन करवा देते हैं जो एग्जामिनर ने इससे पहले नहीं पूछा है, ताकि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बनाएं, ताकि एग्जामिनर भी अगर सोचेगा तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। बट फिर भी एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो कुछ नया भी सोच सकते हैं, तो आपको भी उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला मैं और लिखा रहा हूं आपको, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, एज ए फैक्ट वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपली कोई डेरिवेशन नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, कहां से आया ये वर्ड, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। डुलोंग्स एंड पिटिट लो, जनरली देखा गया कि जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स का लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, उनका एटॉमिक मास इनटू उनकी स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट आता है वो ऑलमोस्ट 6.4 के इक्वल आता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलोरी पर ग्राम में होनी चाहिए, जूल पर ग्राम में नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कोई एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं आता है, बट नियर बाय एटॉमिक मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिथियम का 7 होता है, तो यहाँ से हो सकता है 7.2, 7.3, इस तरह से कुछ 5-10% की एरर उसमें हो सकती है, तो ये फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये एक फॉर्मूला है, हिट एंड ट्रायल से देखा गया कि हमेशा फिट बैठता है, तो हमने इस फॉर्मूले को लिख लिया, विच इज नॉन एज डुलोंग्स एंड पिटिट लो। इनफैक्ट लो का मतलब ही पता है क्या होता है, कि ये ऐसा होता है। लो और एक जगह हम वर्ड यूज करते हैं थ्योरी, थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो, लो का मतलब ये होता है कि नहीं ऐसा है, क्यों, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती है, क्यों रहती नहीं पता, होता है ये। तो ये बहुत जगह पर लो का मतलब ही फैक्ट है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊं, हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए, मोल को यूज किया है और कुछ नहीं किया, तो मोल से हम फेमिलियर हो रहे हैं, बिकॉज मोल एक ऐसा वर्ड है जो इस चैप्टर में या आगे फिजिकल केमिस्ट्री में थ्रू आउट यूज होता है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए हैं, एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई है। तो ये मोल का यूज था। अगर आप एनसीईआरटी से भी देखोगे तो लगेगा कि एनसीईआरटी में जो मैंने पढ़ा है वो कहीं नहीं मिलने वाला। आप में से अगर कुछ एनसीईआरटी से ढूंढोगे तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने उसको थ्योरी फॉर्म में प्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से। तो एक सीक्वेंस में डाल दिया अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, शीट को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर अब हमारी शीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। आपके पास, जैसा मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था, होमवर्क का एक रजिस्टर होना चाहिए, होमवर्क का एक रजिस्टर होना चाहिए,
जिसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ही नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में होने चाहिए, दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, S1 के, O1 के, O2 के, सबके क्वेश्चन के सॉल्यूशन होने चाहिए। आप एक बार अगर कर चुके हो तो मैं आपसे कहूंगा फिर से एक बार वापस से आपको इस टेस्ट आ रहा है 24 को जो टेस्ट है उसकी तैयारी क्या करनी होती है, तैयारी आपको यही करनी होगी कि इन शीट के क्वेश्चंस को आपको फिर से सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं तो कर चुका हूं, आपको अगर एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, अगर आपने केवल एक ही बार इन क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एग्जाम के अंदर अगर ऑल वही क्वेश्चन भी आ जाएगा ना तो आपको सोचना पड़ेगा, या हो सकता है आपको याद ना रहे सॉरी, आपको याद ना रहे तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो जहां तक 24th के टेस्ट की बात है, मेनली मोल कॉन्सेप्ट ही आएगा। दो सिलेबस में मैंने कंसंट्रेशन टर्म भी लिखा हुआ, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको केवल इस शीट पर जो डीपीपीज आपको मिली है, अच्छा खासा आपके पास होमवर्क मैंने दिया है, 7 to 8 डीपीपीज है। अगर आप वो डीपीपीज और शीट इन सब में क्वेश्चंस जो है उनको फिर से करना, हर एक क्वेश्चन को आपको एक बार तो और सॉल्व करना ही है, ये ध्यान रखिए। और अगर आपके सॉल्यूशन पहले अच्छे नहीं हैं तो मैं आपसे फिर से कहूंगा स्पीड के साथ फिर से उन क्वेश्चन को करिए आगे, ताकि आप इनको अच्छी तरह से कर सकें, यानी सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए। बिकॉज क्योंकि होता क्या है, एक महीने बाद जब फिर से हमें रिवीजन करना होता है तो हमें याद ही नहीं आता कि मैंने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है। फिर से करिए, डाउट्स है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर आपके डाउट्स से मैक्सिमम डाउट्स हम बताते हैं, लेकिन हाँ उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से केयरलेस होते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर पहले गिवन होता है फिर से पूछ लेते हैं। गो थ्रू दी ग्रुप, आप बार बार आप एक क्वेश्चन पर्टिकुलर है, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, फिर क्या होता है अगले दिन कोई जागता है, सर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, आप ग्रुप में देखिए उसके अंदर ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन है, उसको चेक करिए। अगर उसमें नहीं समझ में आता है, आप कोशिश करने के बाद तब आप वापस से पूछिए कि सर ये पर्टिकुलर स्टेप जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर शीट के क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि एक अच्छे क्वेश्चंस है, वो दो ग्रुप्स में आपको बताए जा चुके हैं, बट फिर भी मैं यहां पर एक बार उनको डिस्कस करूंगा। S1 से स्टार्ट करूंगा। S1 का एक क्वेश्चन था 25, S1 25, ठीक है। क्वेश्चन जो था इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जरूर है, और क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एक रिएक्शन हो रही 5A2 प्लस 2B4 कन्वर्टिंग इनटू 2AB2 प्लस 4A2B। जहां तक हम इनके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, इसका एटॉमिक मास 10, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 20, और इसका B4 लिखा हुआ तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो ये 480, मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूँ AB2 का, तो 120, यानी इसका हो जाएगा 250, और यहाँ पर 20 प्लस 120 140, ये इनके मॉलिक्यूलर मास मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि मिनिमम मास इन दोनों का कितना हम यूज करें, मिनिमम कितना मास हम इन दोनों का यूज करें कि इनका इसका भी मिनिमम 1 किलोग्राम तो प्रोड्यूस हो और इसका भी मिनिमम 1 किलोग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी किसी का भी वेट इसका और इसका 1 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब इसका भी 1 किलोग्राम होना चाहिए, इसका भी 1 किलोग्राम होना चाहिए, तो क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी एग्जैक्टली 1 किलोग्राम प्रोड्यूस हो और ये भी एग्जैक्टली 1 किलोग्राम प्रोड्यूस हो जाए? वो कैसे पता चलेगा? तो हमें कोफिशिएंट देख के ये तो समझ में आ रहा है कि इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे तो इसके कितने प्रोड्यूस होंगे 4, इसके 2 तो इसके 4 मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 500 ग्राम, इसके 4 मोल्स का मास कितना हो जाएगा 560 ग्राम।
यानी अगर इस डेफिनेटली इसके 2 मोल्स होंगे तो इसके 4 होंगे, यानी इसके 2 मोल्स 4 मोल तो इसके 500 ग्राम, तो इसके 560 ग्राम होगा। यानी अगर ये 1000 ग्राम प्रोड्यूस होगा तो ये 1000 ग्राम नहीं प्रोड्यूस होगा, 1120 ग्राम प्रोड्यूस होगा। और अगर आपने इसके 1000 ग्राम प्रोड्यूस किए तो ये 1000 ग्राम से कम प्रोड्यूस होगा। यानी अगर इसका 1000 ग्राम प्रोड्यूस किया तो यूनिटी लगा दो, इसका 1000 ग्राम से कम प्रोड्यूस होगा, जबकि कंडीशन क्या है कि कम से कम 1000 यानी 1 किलोग्राम तो हर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 किलोग्राम हर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होना चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका 1 किलोग्राम प्रोड्यूस करना होगा, तो इसका 1 से ज्यादा होगा वो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के 1 किलोग्राम तो हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो इसका 1 किलोग्राम हम प्रोड्यूस करेंगे, इससे इसका मास जो होगा वो 1 किलोग्राम से ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हमें इसका 1 किलोग्राम प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली यानी इसके कितने मोल प्रोड्यूस करने होंगे, 2 मोल प्रोड्यूस करने होंगे। अब यहां से हम सारा यानी इसके 2 मोल हमें प्रोड्यूस करने होंगे, तब इसका जो मास होगा वो 1000 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा। अब इसके 2 मोल्स के लिए यूनिटी लगा दो पीछे, इसके कितने मोल्स चाहिए, 5/2 इंटू 2 यानी इसके 5 मोल्स, और इसके 2 मोल्स के लिए इसके 2 से 2 तो अगेन 2 से 2 और 2 से 2 तो ये कितना हो गया 480 यानी 960 ग्राम। इसके 2 मोल्स 960 ग्राम, इसके 5 मोल्स कितने ग्राम 100 ग्राम। टोटल मिक्सचर का मास कितना हो गया 1060 ग्राम, यानी आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन था 35 क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से करो। इसको आप ऑप्शन से स्टार्ट करो, वो सिंपलेस्ट तरीका है। ऑप्शन लो कि ऑप्शन ए सही हो सकता है, बी सही हो सकता है, इससे आप रिवर्स में चलो। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो 12.315 लीटर 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन, इसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो CO2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हाफ मोल प्रोड्यूस हो रही है। अब कहा जा रहा है कि कार्बोनेट है तो बेरिलियम कार्बोनेट भी हो सकता है, लिथियम कार्बोनेट भी हो सकता है, इसकी HCl के साथ रिएक्शन हो रही तो CO2 प्रोड्यूस हो रही। तो आप किसी एक की रिएक्शन लिख लो, जैसे BeCO3 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन अगर होती तो क्या बनेगा BeCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसके हाफ मोल चाहिए, उसके लिए इसके कितने मोल होने चाहिए, हाफ मोल। इसका मोलिकुलर मास निकाल लो, वो कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका मास आ जाएगा। टोटल वेट कितना है 40 ग्राम, तो इम्प्यूरिटी का वेट निकल के आ जाएगा। और वो चेक कर लो जो ऑप्शन में इम्प्यूरिटी का वेट गिवन है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेरिलियम नहीं आंसर आता, फिर लिथियम नहीं आता, फिर वापस से बेरिलियम दे रखा है या मैग्नीशियम दे रखा है। 1 बाय 1 करके आपको उसको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम कर चुके हैं क्लास के अंदर। एक तरह से आपको अल्फा दे रखा है और एम एवरेज फाइंड आउट करना है, लास्ट क्लास में किया है। क्वेश्चन नंबर 38 चलो एक बार, है तो बहुत सिंपल लेकिन मैं बता देता हूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे मैं बात करूं CH2 वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, बट C2H4 C3H6 इन सब के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो भी परसेंट है, जितना कार्बन का परसेंट यहाँ है उतना ही यहाँ पर है, उतना भी यहाँ पर, जितना हाइड्रोजन का यहाँ उतना यहाँ उतना। तो अगर आपके को किसी कंपाउंड में मान लीजिए कार्बन का मैं कह दूं परसेंटेज इतना है, तो उससे आप कंपाउंड में का फॉर्मूला नहीं बता सकते हो। फॉर्मूला CH2 भी हो सकता है, C2H4 भी हो सकता है, C3H3। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछोगे तो बता दूंगा CH2 है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता सकते। या अगर हमें परसेंटेज कार्बन पता है तो हमें ये नहीं पता होगा कि उसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स होंगे, वो हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये एक चीज जरूर है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम, कोई भी एटम आधा तो नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी इंटीग्रल वैल्यूज ही होगी, 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज ही होगी, हाफ तो नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक कंपाउंड possesses 8% सल्फर बाय मास, द लिस्ट मॉलिक्यूलर मास
ऑफ क्या होगा। अब मान लेते हैं जो भी कंपाउंड है उसमें सल्फर के n एटम्स है। सल्फर के कितने एटम्स है? n एटम्स। सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है? 32। तो ये अगर n एटम्स है तो ये सल्फर का क्या हो गया? मास, डिवाइडेड बाय, अगर हमें सल्फर का परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है, ये सल्फर का मॉलिक्यूलर मास है, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। और हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो सल्फर का परसेंटेज है वो कितना दे रखा है? 8%। सल्फर का परसेंटेज कितना दे रखा है? 8%। हमें ये नहीं गिवन है कि कंपाउंड के अंदर सल्फर का एक एटम है या 2 एटम है या 3 एटम है, तो इसलिए हमने मान लिया कि कितने एटम्स है? n एटम्स है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जैसे जैसे n वेरी करेगा m भी वेरी करेगा। तो यहां पर अगर मुझे m निकालना है तो यहां पर इसको पहले सॉल्व करना होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा? 400 इंटू n। यानी अब आपका m किस पर डिपेंड करेगा? n पर। अगर सल्फर का एक एटम है तो मॉलिक्यूलर मास 400, 2 है तो 800, 3 है तो 1200, लेकिन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो मिनिमम तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 अब आप कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास आ गया, उसको यूज कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ओके, देन O2 की बात करते हैं। सब प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन O2 में चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पैरेलल रिएक्शन है A प्लस एन B प्लस एल। A प्लस एन हाफ B प्लस हाफ C प्लस एल। बड़ा थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग से सोचना है बहुत सिंपल, बट थोड़ा थॉट प्रोसेस बदलना होगा। जिस तरह से हम सोच रहे हैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें तो A और N का एक एक एटम है, यहाँ पे भी वही है, यानी यहाँ पर जितना मास ले रहे हो इनिशियली यहाँ पर भी उतना ही मास ले रहे हो, यानी इनिशियल मास सेम है, तो टोटल मास जो फाइनली यहाँ होगा और यहाँ होगा वो भी सेम होगा। और यहाँ पर भी A का L बन रहा है, यहाँ पर भी A का L बन रहा है, तो इन दोनों का मास भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि B जो है, B का यहाँ एक एटम था, यहाँ आधा और यहाँ आधा, मोल्स की टर्म में आधा आधा मोल्स कह सकते हो। लेकिन अब आप कह सकते हो जितने B के मोल्स कम हुए उतने ही C के मोल्स बढ़े हैं, जितने B के मोल्स कम हुए उतने ही C के मोल्स बने हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब B और C का मास जो होगा, एटॉमिक वेट जो होगा वो सेम होगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता। बी और सी का जो एटॉमिक वेट होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि जितना बी के मोल्स कम हो रहे हैं उतने ही सी, यानी इसके आधे मोल कम हुए, इसके आधे मोल, अगर किसी के भी किसी का एक मोल कम होकर किसी और का एक मोल बन रहा है, इसका एक मोल उसका भी एक ही मोल बन रहा है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, वो अलग अलग नहीं हो। और हाँ, एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास अलग होंगे, एक मोल से 0.1 मोल बन रहे हैं तो अलग होगा। तो यहाँ पर अब सीधा सा लॉजिक क्या है, तो अब हाँ, अब गिवन है कि A जो है आधा यहां रिएक्ट कर रहा है, आधा यहां रिएक्ट कर रहा है, B यहां से भी प्रोड्यूस हो रहा है, B यहां से भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो B के टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 प्लस हाफ 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2, और C के केवल कितने मोल्स हुए? हाफ। B और C का एटॉमिक वेट बराबर है, तो B का मास जो होगा वो C के मास से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन A जो है वो सही है, ऑप्शन A जो है वो सही है। बाकी अगर और यहां से आप कह सकते हो अगर इसके x बनेंगे तो इसके भी x, और यहां पर हम देखें तो इसके कितने बनेंगे? 2x। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसके x मोल बन रहे हैं तो B के टोटल कितने बनेंगे? 3x। तो अगर C के 2 मोल बन रहे हैं तो B के कितने बनेंगे? 6 मोल्स, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आंसर जो होगा वो ए और डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके x तो इसके टोटल कितने हो गए 3x। ये मैंने कैसे किया, इसके x टोटल इसके नहीं, ये क्या कर, हाँ यहाँ पर इसके x बन रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके कितने लिए होंगे 2x, यहाँ पर इसके भी 2x, क्योंकि a आधा यहाँ कंज्यूम हो रहा है आधा यहाँ कंज्यूम हो रहा है। इसके 2x से 1 से हाफ, तो 2x से x, 2x से 2x, तो टोटल b के कितने बन गए 3x। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8। 7 सिंपल है, बट 7 में कैलकुलेशन ज्यादा होने के कारण ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यही अगर डेटा आसान होता तो ये अच्छा होता, सिंपल सा होता। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर CaO प्लस 3C कन्वर्टिंग इनटू CaC2 प्लस Cu। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये गिवन है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है जिसे हम कह रहे हैं कि क्रूड, उसके अंदर फाइनली प्रोडक्ट के अंदर 85% CaC2 है और 15% अनरिएक्टेड CaO है। इसे कहा जा रहा है क्रूड। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से कि अगर 1000 ग्राम केवल 1000 किलोग्राम CaC2 प्रोड्यूस करना है तो CaO कितना लेना होगा, और 1000 किलोग्राम क्रूड यानी इन दोनों का मिक्सचर प्रोड्यूस करना है तो CaO कितना लेना होगा। क्वेश्चन को पहले समझना होगा। एक केस में तो कहा जा रहा है, देखिए कि ये जितना भी आप लोगे वो 100% रिएक्ट नहीं करेगा, और इसका मतलब ये नहीं कि राइट नाउ हम 15% बच रहा तो 85% रिएक्ट कर रहा है, ये नहीं कहा गया। फाइनल प्रोडक्ट में ये 15% है और ये 85% है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 85% रिएक्ट कर रहा है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट में इसका और इसका आपको मास दे रखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं, ये परसेंटेज जो भी है ये परसेंटेज बाय मास है, ये परसेंटेज बाय मास है। ज्यादातर इस तरह के मिक्सचर में मास का ही परसेंटेज गिवन होता है। अब करना कैसे वो मैं बताता हूं। लेट फाइनल प्रोडक्ट इज 100 ग्राम। अगर ये फाइनल प्रोडक्ट 100 ग्राम है तो 15 ग्राम कह सकते हो CaO अनरिएक्टेड होगा, अनरिएक्टेड, ये अनरिएक्टेड है ध्यान रखना, और 85 ग्राम क्या बन गया CaC2। अब 85 ग्राम CaC2 अगर बन रहा है तो उसमें CaO कंज्यूम हुआ होगा, तो CaO कंज्यूम कितना हुआ होगा वो कैसे निकलेगा, तो मोल्स मास ऑफ CaO कंज्यूम, पहले मोल्स निकाल देता हूं, मोल्स ऑफ CaO कंज्यूम वो कैसे निकलेगा, तो CaC2 कितना बना है 85 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास 40 प्लस 24 कितना हो गया 64 मोल्स ऑफ CaC2 इतने बने हैं, इतने ही कह सकते हो CaO रिएक्ट करेगा, क्योंकि आई थिंक रेशियो जो है वो 1:, रेशियो जो है वो 1:1 का 85/64। अब यहां पर मास निकालें CaO कंज्यूम, तो 85/64 इंटू 56, राइट, इतना CaO कंज्यूमर। तो टोटल CaO यूज्ड, टोटल CaO यूज्ड 85/64 प्लस इंटू 56, इतना तो रिएक्ट कर गया, बचा हुआ कितना है 15 ग्राम, तो ये 15 ग्राम, यानी इतना CaO अगर हम यूज करेंगे, ये निकाल सकते हो आप, ये वैल्यू रफली मुझे कुछ एग्जैक्ट नहीं याद है, बट आप सॉल्यूशन आपके पास है 89 ग्राम समथिंग कुछ आ रही है, यानी 89 ग्राम अगर हम यूज करते हैं, 89 ग्राम अगर आप यूज करते हो
तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो 100 ग्राम होगा और उस 100 ग्राम में आप कह सकते हो 15 ग्राम CaO होगा और बाकी का 85 ग्राम CaC2 होगा। ये नट शेल के अंदर है। अब आपको 100 ग्राम फाइनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जितना चाहिए यूनिटरी लगा दो कि यूनिटरी आपको अगर CaC यानी 89 ग्राम में यूज करूंगा तो CaC2 कितना प्रोड्यूस होगा 85 ग्राम। तो अगर मुझे CaC2 1000 किलोग्राम चाहिए तो 85 किलोग्राम के लिए CaO कितना चाहिए 89, 85 के लिए 89, तो 1000 किलोग्राम के लिए कितना चाहिए वो निकालो। और 1000 किलोग्राम क्रूड का मतलब ये पूरा यानी इन दोनों का मिक्सचर, तो 89 ग्राम CaO यूज करने पर क्रूड कितना मिल रहा है 100 ग्राम, तो 1000 किलोग्राम क्रूड के लिए ये कितना चाहिए वो भी निकाल सकते हो। अब वो आपको खुद सोचना होगा, बहुत आसान है, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद केवल आपको यूनिटरी लगानी है कि किसको किससे हमें रिलेट करना है, तो वो यूनिटरी आपको केवल लगानी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। पहला काम इनको बैलेंस करना होगा, आपको इन सभी को बैलेंस करना होगा। NH3 प्लस O2 ONO प्लस H2O, आई थिंक यहां पर ये कितना आ जाएगा 2, तो यहां पर भी 2, ये 3, ये 5/2, ट्वाइस NO प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2 ट्वाइस NO, और फिर ये NO2 की किसके साथ रिएक्शन हो रही है H2O के साथ, तो HNO3 HNO2, तो यहां पर इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4 और 1 5, 5 नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गई। और फाइनली HNO2 कन्वर्टिंग इनटू HNO3 प्लस NO प्लस H2O, यहाँ 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 1 और 2 3, ऑक्सीजन 3 प्लस 2 और 1 6, ये बैलेंसिंग हो गई। अब बड़ा सिंपल सा, अगर इसके आप x मोल लेते हो तो इसके भी x बनेंगे, इसके x मोल से इसके भी x मोल, यहाँ पर x मोल से ये x/2 और फर्दर अगर आप HNO2 को x/2 से करेंगे तो ये x/6 और यहाँ पर ये x/3 मोल्स आ जाएंगे, x/2 2 यानी थी। अब आपके पास अगर ये इंफॉर्मेशन सारी जो कि हम कर चुके हैं पहले, अब आपको ऑप्शंस की लैंग्वेज समझनी होगी। बहुत बार क्या होता है ऑप्शंस क्या वही नहीं समझ में आ रहे क्योंकि उन्हें घुमा दिया जाता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शंस जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है कि HNO2 अगर नहीं, HNO2 से भी हम HNO3 फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर रिएक्शन यहीं रोक दो तो क्या होगा, अगर इसके बाद एक और स्टेप करेंगे तो और HNO3 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां तक कितना HNO3 प्रोड्यूस हो रहा है, फिर यहां से और कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपको देखना होगा। और एक परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो वो परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है ये भी बहुत जरूरी है। तो अब यहां पर जैसे मैं बात करूं, अगर आप इस HNO2 से HNO3 नहीं बनाते यानी ये रिएक्शन हम नहीं करते हैं फोर्थ रिएक्शन, तो HNO3 के केवल कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे x/2। और अगर हम फोर्थ रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, फोर्थ रिएक्शन यूज करते हैं तो कितने होंगे x/2 प्लस x/6, सम करोगे तो 4x। अच्छा पहला ऑप्शन वो नहीं, मोल्स ऑफ अमोनिया यूज्ड, एक सेकेंड, इफ मोल्स ऑफ HNO3 ऑब्टेन्ड इज हाफ ऑफ, अच्छा पहला ऑप्शन तो सीधा ही कह रहा है कि अगर ये फोर्थ रिएक्शन नहीं होती है, फोर्थ रिएक्शन नहीं होती है तो HNO3 के जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो अमोनिया के मोल्स के हाफ होंगे। दिख रहा है इसके x तो इसके x/2, अगर ये रिएक्शन हम नहीं करते हैं तो पहला ऑप्शन हो गया सही। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर हम फोर्थ रिएक्शन से भी HNO3 प्रोड्यूस करते हैं तो जो HNO3 की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, HNO3 जो है वो कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वो 100/6%।
तो वो परसेंटेज हमें निकालना है। कैसे, वो मैं बताता हूं। तो यहां पर अगर यहां तक से कितना है HNO3 प्रोड्यूस हो रहा था x/2, यहां से कितना हो रहा है x/6। तो अगर इससे भी हम HNO3 प्रोड्यूस करते हैं तो अभी मैंने वैसे ऐड कर दिया था x/2 x/6, इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा 3 4x/6 यानी 2x/3। टोटल इतना प्रोड्यूस होगा। अगर फोर्थ रिएक्शन नहीं होती तो इतना प्रोड्यूस होता। दोनों का डिफरेंस कितना है, x/6 का, वही ऐड किया, x/6 ही ऐड किया। तो परसेंटेज वाइज कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, x/6 2x/3 इंटू 100। परसेंटेज निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/12 इंटू 100। 3 ऊपर गया 6 नीचे आया, तो ये परसेंटेज कितना हो गया 25%। तो कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा 25%, जो कि गलत है। और टोटल का निकालना है। HNO2 is used to produce HNO3, then 1/4 of the total HNO3 is produced by, तो यहां पर x/6 और टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ 2x/3। तो टोटल का कितना प्रोड्यूस हुआ x/6 यहाँ पर, 2x/3 यहाँ पर, तो फिर से वही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/4। तो टोटल जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 3/4 यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और 1/4 यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इससे और इससे दोनों से HNO3 प्रोड्यूस करते हैं तो जो फाइनली आपके पास HNO3 आएगा उसमें से 75% यहाँ से और 25% यहाँ से, यानी 3/4 यहाँ से और 1/4 यहाँ से। और लास्ट डी ऑप्शन NO के मोल्स को कंपेयर करना है। NO के मोल्स x/3, टोटल HNO3 के मोल्स 2x/3, परसेंटेज निकाल लो तो वो 50% आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, लास्ट क्लास में रिकॉल करो, मैंने आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बताया था। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, रिएक्शंस क्या है हमें नहीं पता, कंपाउंड क्या है हमें नहीं पता। कोई कंपाउंड है जिसमें हमें नाइट्रोजन फाइंड आउट करना। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जब टेस्टिंग करते हैं, कौन यूज किया था, तो उसके अंदर वो एलिमेंट कंजर्व रहता। तो ये कोई कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है वो हमें नहीं पता, लेकिन इसका कितना ग्राम हमने लिया 0.42 ग्राम। ऑब्वियसली इसके अंदर नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को हमने अलग निकाल लिया और उस नाइट्रोजन को हमने अबव लिक्विड कलेक्टेड ओवर वाटर, उस नाइट्रोजन को हमने पानी के ऊपर कलेक्ट कर लिया। ये नाइट्रोजन है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन कहां से आई होगी, इस सैंपल से, जिसका मास कितना है 0.42। सैंपल कौन सा है हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो नाइट्रोजन का मास निकालना है और नाइट्रोजन का मास निकाल के हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब नाइट्रोजन का मास कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम दे रखा है कि वॉल्यूम कितना है नाइट्रोजन का, वॉल्यूम 100/11 ml। प्रेशर कितना दे रखा है, हाँ यहाँ प्रेशर, चलिए पहले टेम्परेचर की मैं बात कर लेता हूँ। टेम्परेचर कितना दे रखा है 250 केल्विन। अब जो प्रेशर दे रखा है वो टोटल प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है 860 mm। और लेकिन हमें पता है टोटल में प्रेशर किसके कारण होगा, नाइट्रोजन के कारण, प्लस वेपर प्रेशर या जिसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन, और वो एक्वस टेंशन यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 24 mm। तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से 24 mm सब्ट्रैक्ट करो तो 836 mm। अब क्या लगा दोगे, PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT से नाइट्रोजन के क्या आ जाएंगे मोल्स, और नाइट्रोजन के मोल्स जब आ जाएंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 836/760 इंटू 100/11 ml में है 10⁻³ R की वैल्यू n निकालना है, R की वैल्यू 0.08 दे रखी है इंटू 2। मोल्स आ जाएंगे, मास आ जाएगा, और मास से क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इतना सही नहीं है, लैंग्वेज इसकी सही नहीं है, और खासकर इसके अंदर एक ऑप्शन जो दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन उसका इस पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दे रखी कि 1/6 कर देते हैं 1/12 की जगह, उससे कोई कनेक्शन नहीं, बिकॉज एक जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी द फंक्शन ऑफ मोलिकुलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा वो उसके मोलिकुलर मास का फंक्शन होगा ही। ऑक्सीजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, CH4 का अलग होगा। तो ये ए ऑप्शन जो है ये तो हमेशा ट्रू है, चाहे आप 1/12 करो, 1/6 करो, 1/24 करो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए इज ऑलवेज ट्रू कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा वो उसके मोलिकुलर मास के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, जहां तक अब हम बात करें, मैं बता दूं आपको, ये बहुत बेसिक सा अगर क्वेश्चन, अभी तो आंसर ए सही है, बाकी के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रेफरेंस चेंज करते हो, 1/12 की जगह 1/6 करते हो, तो फिर 1/1 मोल सब्सटेंस जो है उसका मास जो है चेंज होगा, बिकॉज फिर 1 मोल ही बदल जाएगा। जो आप कह रहे हो 1 मोल वो ही बदल जाएगा। रेफरेंस चेंज करते ही एटॉमिक मास सारे बदल जाएंगे, एटॉमिक मास सारे बदल जाएंगे। ये एटॉमिक मास तब है जब आप 1/12 ऑफ कार्बन ले रहे हो, जैसे ही आपने उसको हटाया एटॉमिक मास, फिर चाहे एल्यूमिनियम हो वो 27 नहीं रहेगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। अगर आप रेफरेंस राइट नाउ रेफरेंस आप बड़ा कर रहे हो, रेफरेंस बड़ा करोगे तो सबके एटॉमिक मासेस कम हो जाएंगे, सबके एटॉमिक मासेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 1 मोल का मास भी जो है वो भी चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास सेम नहीं रहेगा। तो 1 मोल के जो मास है वो भी सारे बदल जाएंगे, इवन मोल भी बदल जाएगा। इसमें आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फिर आप मोल किसे कहो कोई, वो भी बदल जाएगा। ये मेरी लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट एग्जामिनर क्या चेंज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो क्लियर नहीं है। तो बस अभी राइट नाउ कह सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन वो तो हमेशा ट्रू होगा, बाकी के ऑप्शन में क्लियरिटी नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। देन क्वेश्चन नंबर 10। अब जैसे मैं ये फिर से क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आ गया, ये केरियस मेथड क्या है ये आगे आप पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर जब हम लेंगे। लेकिन ये केरियस मेथड आप पढ़ो या ना पढ़ो, इस वर्ड से इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। होता है क्या सर, ये केरियस मेथड क्या होता है हमें नहीं पता, आगे चल के चलो केरियस मेथड में आपको बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, बट एग्जाम में कुछ और मेथड आ सकता है। आपको केरियस मेथड से कोई मतलब नहीं है, आपको यूज क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का एस्टिमेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई कंपाउंड है जिसके अंदर हेलोजन है और आपको बताना है कि उसके अंदर हेलोजन कितने % है। अब वो कंपाउंड कौन सा है, मेथड कौन सा है, हमें उससे क्या मतलब है। मुझे तो जैसे यहां पर हमने नाइट्रोजन का मास निकाला, यहां पर मुझे हेलोजन का मास निकालना है, और उसके लिए मुझे किसका मास दे रखा है 141 ग्राम मिलीग्राम HeBr, 141 मिलीग्राम HeBr। ये HeBr जो है ऑब्वियसली कहां से आया होगा, उस सैंपल से जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इस HeBr का मास मुझे पता है कितना 141 ग्राम। यहां से किसका मास निकाल लो, Br का, वो कैसे निकालोगे, इंटू 10⁻³ इसका मोलिकुलर मास 100 प्लस 80, ब्रोमीन का 80 होता है तो 188। ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ HeBr इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Br। मोल्स आ गए, Br के मास ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा 141 इंटू 10⁻³ अपॉन 188 इंटू 80। ये मास ऑफ ब्रोमीन आ गया, परसेंटेज निकाल लो कैसे, अब आपको पता है, पॉइंट जो भी करना आगे कर सकते हो। सैंपल कितना दे रखा आपको 250 ग्राम, तो उससे निकाल, कोई रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो ब्रोमीन से मतलब था, हेलोजन कौन सी, ब्रोमीन का मास निकाला, परसेंटेज निकाल लिया। यहाँ पर नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना था, नाइट्रोजन के मोल्स निकाले, नाइट्रोजन का मास आ गया और उसका परसेंटेज आ गया। तो जब भी इस तरह से किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना, उसका मास निकालना है, वो कैसे, कौन सी रिएक्शन से क्या बन रहा है, HeBr कैसे बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो दो मैं आपको फिर से बता दूं, केरियस मेथड क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे हजारों मेथड हैं, हर एक मेथड नहीं बता सकता।
क्वेश्चन जब यहाँ आ रहा है तो मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ड केरियस मेथड से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी स्टार्ट हो सकता था, इन द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, ऐसे भी स्टार्ट हो सकता था, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा लेंदी जरूर कह सकते हो आप। मास परसेंट दे रखा है, सी एच का इसका 6 ग्राम, तो इसका 1 ग्राम। मोल्स निकालोगे तो 6/12, ये 1/1, तो हाफ और 1 यानी 1:2, तो ये CH2। एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो रेशियो होगा x 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी। ये इतना तो यहाँ से पता चल गया कि ये 1:2 के रेशियो में होंगे। इस इंफॉर्मेशन से फिर क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, जो कंपाउंड है उसके अंदर CXHYOZ भी है, और ऑक्सीजन कितनी है इसके अंदर, उसके लिए कहा जा रहा है कि C, और एम्पेरिकल फॉर्मूला ही हमें निकालना है। तो मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, y की वैल्यू 2 ले लेता हूं। तो अगर C1H1, अभी मैं ये 2 ले लेते हैं ताकि इसको आसान कर सके। इस दोनों के लिए अगर कोई कंपाउंड CH2 है तो इसके लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है CO2 प्लस H2। तो कितनी ऑक्सीजन के एटम चाहिए, 3 ऑक्सीजन के एटम चाहिए। इसके लिए 3 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जितनी ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए उसकी आधी वहां है। हमें इसके लिए कितने एटम चाहिए, 3, उसकी हाफ यहां पर है। इसका मतलब C1H2O हाफ यहां है। ऑब्वियसली ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता है, तो C2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H4O3। केमिस्ट्री नहीं है ये मैथमेटिक्स है जो आपको समझनी होगी, लैंग्वेज को समझना होगा, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, और जब आप NaHCO3 के मिक्सचर को हीट अप कर रहे हो Na2C2O4 प्लस CO2 2CO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग CO2 की कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो देख लो, PV = nRT लगा के, या मोल्स आ जाएंगे CO2 के मोल से इन दोनों के मोल्स निकल जाएंगे और आगे सॉल्व कर सकते हो। राइट। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, इवन ग्रुप्स में भी आपने पूछे हुए हैं, वो भी मैंने आपको वापस यहाँ पर बताएं। अब आपको प्रैक्टिस करनी, इन्हें बार बार करोगे, 2-3 बार लिखोगे, पेन चलाओगे, अपने आप ये थोड़े समझ में। अगर नहीं हो रहा है तो रुको, पहले वापस से जो आसान क्वेश्चन है उनको फिर से करो। एक टफ क्वेश्चन है, समटाइम्स ऐसा होता है आज कर रहे हो नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। अगेन आप क्या करोगे, जब शीट के दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, थोड़े कंफर्टेबल होगे, मोल और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, फिर वापस से उस क्वेश्चन को करोगे तो वापस से वो सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा एग्जाम के लिए इस शीट को फिर से सॉल्व करिए। बहुत धीरे धीरे हमने चैप्टर को किया है, अच्छा खासा टाइम हो गया, तो बहुत स्लोली, कोई स्पीड के साथ हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा एम्पल टाइम आपको मिला है, तो आपको वापस से इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फाइनली मैं आपसे कहूँगा आपके पास सॉल्यूशन का जो रजिस्टर होना चाहिए उसके अंदर सब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। इवन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवन शीट में लिख देते हैं कि किस जो आपको शीट मिली उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस पर हर एक क्वेश्चन पर पेज नंबर लिखे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पेज पर है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पेज पर है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पेज पर। शीट में वो पेज नंबर भी लिखा हुआ होना चाहिए। इस तरह से हमें करना है, राइट। तो
प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, कंसंट्रेशन टर्म। हाँ, बट टेस्ट के लिए मेनली आपको इसी पार्ट पर ही फोकस करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अभी हम उसको नहीं कर पाएंगे, तो वो स्टार्ट करूँगा लेकिन टेस्ट में मेनली यहीं तक आएगा। थैंक यू।